वेलकम टू बायो लाइब्रेरी एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल टेक्निक्स में नेक्स्ट टेक्निक स्टार्ट करते हैं विच इज़ ईईजी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्डिंग। जैसे कि आप सबको पता होगा इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी एंसेफेलॉन ब्रेन को बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा टेस्टिंग जो हमारी ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ को एक ग्राफ के फॉर्मेट में देते हैं, दैट विल बी इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। यहाँ पे जो नोमेनक्लेचर है दैट इज़ वेरी सिंपल, मतलब जो कॉन्ट्रास्टिंग है फ्रॉम ईईजी जो हमने पढ़ा था ना। ईईजी में उल्टा होता था कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है वो आप अपने साथ लेके जाते थे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से जो है आप अपना टेस्ट करते थे। और यहाँ पे इट्स वेरी सिंपल कि जो ग्राम होता है वो टेस्टिंग मशीन होती है, राइट। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। जो मेरी एडवाइस रहेगी वो ये है कि हाँ, टॉपिक को दे देते हैं थोड़ा टाइम, लेट्स नॉट मेक इट वेरी बिग, 15 to 20 मिनट्स रखते हैं। और बहुत ज़्यादा टाइम इसको नहीं देना है क्योंकि रिलेटिवली ऐसा क्वेश्चन आ रहा है जो आई थिंक आपको इट डजंट रिक्वायर एनी पास्ट नॉलेज, कोई प्रायर नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। बस थोड़ा सा हल्का फुल्का लॉजिक लगेगा तो हो जाएगा। बट फिर हम क्या होता है कि हम लॉजिक लगाते वक्त सेकंड थॉट आ जाता है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ नहीं पढ़ी होती है तो सब सही लग रहा होता है ना। तो वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं ताकि ब्रेन में रहे वो चीज़, और हम एटलीस्ट 4 मार्क्स का वो आ जाता है क्वेश्चन। और 2 मार्क्स का तो मैंने नहीं देखा, जो भी मैं 2011 से देखती हूँ सारे क्वेश्चंस, तो 2 मार्क्स का मेरी नज़र में एक भी क्वेश्चन नहीं आया। और 4 मार्क्स का एक आया था, वो मैंने आगे जो है मेंशन कर दिया है। ठीक है, तो स्टार्ट कर दे। चलो भाई, तो ये है आपका इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी। हल्का सा दिखा रखा है कि कैसे जो है आप के इलेक्ट्रोड्स दिखा रखे हैं। आपके इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं ऐसे ब्रेन पे, आपकी बाहर से लगी होती है, स्कल पे लगे होते हैं। ब्रेन तो बहुत इनसाइड होता है, हम सबको पता है कि बाहर मतलब ड्यूरामीटर, पायामीटर, ऐसे हमारी बहुत सारी लेयर्स होती हैं, उसके अंदर हमारा ब्रेन होता है। बट स्टिल हम ऐसे कंसिडर कर रहे हैं कि मतलब फॉर अ लेमैन कि ये ब्रेन की एक्टिविटी रिकॉर्ड हो रही है। ठीक है, जो भी हम ऊपर वाले पार्ट पे हाथ लगाते हैं तो हम उसे ब्रेन ही बोलते हैं ना। तो ये हो गया हमारी ब्रेन एक्टिविटी रिकॉर्डिंग के लिए। ये पार्ट मैंने प्लेन इसलिए छोड़ा है क्योंकि समबडी आस्क्ड मी, किसी एक बच्चे ने पूछा था कि मैम आपका कॉन्टैक्ट जो है वो वाया ईमेल मुझे चाहिए। ऑल तो मैंने पुराने वीडियोस में मेंशन किया है बट मे बी आप मिस आउट कर गए होगे। तो इट इज़ उजाला वन शर्मा एंड उसके बाद डोमेन जो भी होता है @gmail.com। ठीक है, वो आप वहाँ पे मुझे मैसेज ड्रॉप कर सकते हो जो भी आपको पूछना है। रेस्ट पीएचडी गाइडेंस सीरीज़ में वो बनाते रहूँगी एंड मॉक पीएचडी क्वेश्चंस भी मैं बनाते रहूँगी। अभी थोड़ा तबीयत का इशू चल रहा है बट दैट्स ओके, इनफ ब्रेक ले लिया है। अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आप उस मेल पे आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। तो पहली बार जो ईईजी था, हर एक टेक्निक का किसी का भी ना एक हिस्ट्री होता है। जब भी आप हिस्ट्री से पढ़ना स्टार्ट करते हो, इफ़ यू हैव टाइम, थोड़ा सा आप इंटरेस्टेड हो, तो 10 टेक्निक से 10 की हिस्ट्री निकाल के विकीपीडिया पे हल्की सी रीडिंग मारोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वाई इन द फर्स्ट प्लेस ये आया ही क्यों था। तो सेम ईईजी के लिए भी है कि ईजी सबसे पहले जो इसका मोटो था ना वो बिहेवियरल एनालिसिस बेबीज़ के लिए था। कि बच्चों का जो जब हमारा बेबीज़ का कभी भी आप आपके घर में छोटा बच्चा अगर होगा, फॉर्चुनेटली बोलती हूँ मैं क्योंकि बच्चे बहुत पॉजिटिव एनर्जी रखते हैं। तो अगर आपके आसपास में भी कोई छोटा बेबी होगा तो आप देखना कि फॉर 6 मंथ्स या आफ्टर 1 ईयर, वो फॉर 6 मंथ्स या नेक्स्ट 1 ईयर तक उसका ना अटेंशन बहुत ही डिफरेंट होता है। इनिशियली वो साउंड नहीं रिकॉग्नाइज कर पाता। तो एक बेबी जो है वो साउंड जब रिकॉग्नाइज करना स्टार्ट करता है तो वो साउंड के पीछे भागता है। तो वो हर डायरेक्शन में जहाँ से साउंड आ रही होगी उसके पीछे भागेगा। और बहुत बार जब बहुत सारा शोर होता है तो बेबीज़ जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन के शिकार हो जाते हैं। अगर किसी छोटे बेबी में आपने ऑब्जर्व किया होगा, वैसे तो मैंने देखा है इसका रियल केस। तो ऐसा होता है कि अगर किसी बेबी को, आप छोटे बच्चे को बहुत सारे भीड़ भाड़ के एरिया में लेके जाओ, चाहे फेस्टिवल हो गया या फिर आप मेले में ही ले जाओ, तो वो जो बच्चा है ना वो रात में नींद में कुछ एक्टिविटीज़ करता है। क्यों? क्योंकि उसका अटेंशन स्पैन ना बहुत अभी अभी उसने साउंड परसीव करना स्टार्ट किया और एक टाइम पे बहुत सारे साउंड्स आ जाते हैं, तो इसके लिए उसका जो बिहेवियर है वो बहुत डिफरेंट हो जाता है। तो वहाँ पे जो बेबीज़ का बिहेवियरल स्टडी था, ही आया था ये टेक्निक कि गोल ऑफ द रिसर्च वाज टू एग्जामिन द रोल ऑफ ब्रेन इन डेवलपमेंट ऑफ इन्फेंट अटेंशन। कि हमारे ब्रेन का, एक्चुअल में ब्रेन का क्या रोल है, जो भी वो अटेंशन, उसका अटेंशन स्पैन है या फिर वो चीज़ों को अटेंशन देता है। तो उसमें करा क्या कि बेबी विद ईईजी रिकॉर्डिंग नेट दैट मेजर्स 128 चैनल्स ऑफ ईईजी एक्टिविटीज़। और ऐसे बेबी को, मतलब उसके हेड पे देखिए ईईजी नेट है पूरा, रिकॉर्डिंग नेट, जो कि 128 चैनल्स पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। मतलब ऐसे आपको डिफरेंट चैनल्स पे वो रिकॉर्ड करके दे सकते हैं एक्टिविटीज़ को। और बेबी को क्या दिया था वहाँ पे एक्सपेरिमेंट के लिए, पिक्चर्स एंड मूवीज़ विद साउंड्स वर शोन टू चेक बेबीज रिस्पॉन्स।
ठीक है। तो पिक्चर्स और मूवीज़ दी थी, हम लोग को भी देख सकते हैं, वैसे कोई करेगा नहीं हमारे साथ, बट कोई बात नहीं। तो पिक्चर्स एंड मूवीज़ के बाद, क्योंकि उसमें बहुत सारे साउंड चलते हैं, बैकग्राउंड म्यूज़िक चलते हैं, म्यूज़िक चलती है कॉन्स्टेंट, तो वो सारी चीज़ों को कैसे बेबी जो है कैसे रिएक्ट कर रहा है, और इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकली उसके ब्रेन में क्या डिफरेंट आ रहा है, क्या डिफरेंस आ रहा है, वो आप चैनल से पता करोगे, और उसके रिस्पॉन्स से आप पता क्या करोगे कि वो परसीव करके फिजियोलॉजिकली बाहर क्या दिखा रहा है। ठीक है। तो इनिशियली वो बेबी के लिए आया था, ऑल दो नो बडी इज़ गोना आस्क यू दैट, बट हो सकता है कुछ बच्चों को जैसे एम्स वगैरह में रिसर्च करना होता है और ब्रेन में करना होता है, तो ब्रेन के लिए है NBRC गुड़गांव में। तो NBRC वगैरह जिनको जाना है तो उनके लिए आई एम टेलिंग दिस, थोड़ा सा ब्रेन में रख लो अपने। इंट्रोडक्शन। तो इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफी जैसे नाम से पता चल रहा है, तकनीक होती है जिससे हम इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज़ ब्रेन की रिकॉर्ड करते हैं। ड्यूरिंग एन EEG टेस्ट स्मॉल इलेक्ट्रोड्स लाइक कप और डिस्क टाइप आर प्लेस्ड ऑन दी स्कैल्प। यहाँ पे छोटे छोटे आपके इलेक्ट्रोड्स प्लेस होते हैं, मतलब वो वायर से कनेक्टेड ही होंगे। फिर दे पिक अप द ब्रेन्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एंड सेंड देम टू अ मशीन कॉल्ड एज इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम। ओके फाइन, हाँ सही बोला, आई थॉट मैंने आपको गलत बता दिया। हाँ, तो वो क्या करते हैं, ब्रेन के जो इलेक्ट्रिकल, सॉरी यार, वो उस रिस्पॉन्स के लिए ब्रेन के इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को पिकअप करते हैं यहाँ से, जो भी आपके ब्रेन में चल रहा है, और उसे टू अ मशीन, दे सेंड इट टू अ मशीन, जिसको कि हम इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम बोलते हैं। ठीक है। मैंने ये बताया था कि इसमें जो है जो मशीन है उसे ग्राम बोलते हैं। It records the signal as wavy lines onto a computer screen or paper in the form of in the order of microvolt। तो किस में इसको नापा जाता है, माइक्रोवोल्ट में। जो आपके ब्रेन में जितने भी सिग्नल चल रहे हैं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम में जाएंगे, और वहाँ पे वो उस स्क्रीन पे रिकॉर्ड होकर आपको जो दिखेगा, दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ अ माइक्रोवोल्ट। तो आपको पता चलेगा अच्छा आपके ब्रेन में इतनी, जिसको बिजली नहीं बोलते, कितना प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी, तो दैट विल बी इन द ऑर्डर ऑफ माइक्रोवोल्ट। ठीक है। उसके बाद आता है पार्ट्स ऑफ ब्रेन। पार्ट्स ऑफ ब्रेन का आपको कुछ करना नहीं है, ये आपको पता है कि सेरेब्रम, सेरेबेलम और ब्रेन स्टेम होता है, कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। मेन है कि मैंने ये पिक्चर इसलिए लगाई ताकि आप एसोसिएट करके याद रख सको, पिक्चर से याद रह सके। ठीक है। तो वाई EEG इज़ यूज्ड जब भी हमें डायग्नोज या मैनेज करना होता है एपिलेप्सी को। एपिलेप्सी बहुत सारे बच्चों को पता होगा, अगर आपने किसी अनफॉर्चुनेटली है किसी बच्चे को अगर यंग एज में देखा, तो वैसे ओल्ड एज में भी आपको ये प्रेवलेंट दिख जाएगी कंडीशन। सिजर्स आते हैं लगातार, मतलब इफ़ देयर हैंड शेक्स तो वो कंटिन्यूस शेकिंग में ही रहेगा। ठीक है। इसको आप कैल्शियम की कमी से मत समझ लेना, उसमें टिटेनिन जो होता है, टिटेनिन में भी ये होता है कि मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चलते रहते हैं, लेकिन सिजर्स अलग होते हैं। आप एक बार एपिलेप्सी का वीडियो देखना, आपको दिख जाएगा। मैंने रियल पेशेंट देखे हुए हैं एपिलेप्सी के, मिर्गी नहीं बोलते जिसको, वो होती है एपिलेप्सी। उसके बाद इट कैन ऑल्सो बी यूज टू इन्वेस्टिगेट अदर कंडीशन सच एज एंसेफेलाइटिस, कि आपके ब्रेन में आइटिस आप गांड बांध लो, आइटिस कहीं भी आता है, आपको तुक्का ही मारना है। आइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, तो एंसेफेलॉस ब्रेन होता है, एंसेफेलॉन ब्रेन होता है, आइटिस मतलब ब्रेन का इन्फ्लेमेशन। डिमेंशिया भूलने की बीमारी, हेड इंजरीज, अगर मान लो एक्सीडेंट में ही लग गई किसी को तो हेड इंजरी हो गई, तो EEG यूज़ कर सकते हैं। ब्रेन ट्यूमर्स, बहुत सारे, ऑल दो ट्यूमर्स बहुत लेटर ऑन पता चलते हैं। ब्रेन ट्यूमर की भी कुछ ऐसे स्पेशल फीचर्स होते हैं जिसकी वजह से हम ये ऐसे, अभी मैं ब्रेन लीजन्स पढ़ाऊंगी आपको, तो ब्रेन लीजन्स है और ऐसे कुछ ब्रेन की एक्टिविटी है, उसका भी एक ही क्वेश्चन आया था CHR का, बट वो इंटरेस्टिंग है, आपको पता चलेगा कि ब्रेन ट्यूमर्स का फोकल पॉइंट होता है, ब्रेन ट्यूमर्स हम पता लगाते हैं। उसके बाद आता है हेमरेज, मतलब हेमरेज अगर ब्रेन की आर्टरीज वगैरह या वहाँ पे कुछ डिस्ट्रक्शन होने लगा तो वो हो जाएगा हेमरेज। हीम इज ऑलवेज रिलेटेड टू ब्लड, तो अगर ब्रेन में इंटरनल ब्लीडिंग हो गई तो। एंड EEG कैन आइडेंटिफाई एरियाज ऑफ द ब्रेन दैट आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। फॉर श्योर हमें पता है कि अगर हम ब्रेन की, अच्छा ये आप कैसे बोलोगे, आपको कोई बोल देगा डिज़ाइन करो एक्सपेरिमेंट, तो जब भी ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करना है जहाँ पे कोई चीज़ मैल फंक्शन हो रहा है, तो आप क्या करोगे, फंक्शन वर्शन मैल फंक्शन, मतलब आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल कैसा होता है। आप एक नॉर्मल हेल्दी पर्सन का ब्रेन डायग्नोस करोगे और उसके साथ में दूसरे का ब्रेन जिसमें कुछ सिम्टम्स हैं उसका ब्रेन डायग्नोस करोगे और दोनों के EEG को कंपेयर कर लोगे, सिंपल। उसके बाद आता है EEG। EEGs आर ऑल्सो यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ ब्रेन फंक्शन इन पीपल हु आर इन कोमा। हाँ, तो कोमा में भी ना ये होती हैं, रेंजेस होती हैं, मतलब आपका ब्रेन कितना % काम कर रहा है, कितना % फंक्शनल है, ये भी आप किससे पता लगा सकते हो, EEG से। ठीक है। अब आप सीरियल्स में जब भी देखोगे, ऑल्दो EEG बहुत कम ही दिखाया जाता है मुझे लगता है, क्योंकि इतना इसका तामझाम होता है, इतने सारे इसके इलेक्ट्रोड्स लगाने पड़ते हैं, तो वो तो बहुत कम दिखाया जाता है, बट EEG ही चलेगा मॉनिटर पे अगर किसी को कोमा में दिखा रहे हैं तो। भैया आपकी समझदारी के लिए, वैसे तो वो तो कुछ भी दिखा देंगे। अब बताइए इलेक्ट्रोड्स एंड सोर्सेज ऑफ EEG एक्टिविटी। टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट।
अच्छा, कैसे कैसे रख सकते हैं हम? एक तो अभी बैंड वाला मैंने आपको बता दिया कि सेपरेटली एक बैंड की तरह ऐसे रखा जा सकता है। पहला है ईईजी इलेक्ट्रोड्स प्लेस सेपरेटली ऑन द स्कैल्प, मतलब एक एक इलेक्ट्रोड करके रखा जाएगा स्कैल्प पे। और दूसरा है कि ईईजी इलेक्ट्रोड्स माउंटेड एज स्पेशल बैंड ऑन हेड। जो फर्स्ट पिक्चर थी, आप फर्स्ट पिक्चर देखना जाके, तो फर्स्ट पिक्चर अगर हम जाते हैं तो दिस इज ईईजी बैंड, ये पूरा ही लगा है, और एक छोटे बेबी को भी यहाँ पे ईईजी बैंड लगा हुआ है। और ये क्या है, ये सेपरेटली इलेक्ट्रोड्स प्लेस किए हुए हैं, ठीक है। तो इन दो तरीके से हम कर सकते हैं। अब आते हैं सोर्सेस ऑफ ईईजी एक्टिविटी। ये मैं आपको, आप रीडिंग कर लेना, मैं आपको बता देती हूँ कि ईईजी एक्टिविटी में हमेशा आपका जो स्कैल्प पे इलेक्ट्रोड लगा हुआ है ना, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी किस में कॉन्ट्रीब्यूट करता है, आपके जो भी अंदर इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी आप नोट कर रहे होते हो, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जो आप रिकॉर्ड कर रहे होते हो, उसमें आपके स्कैल्प पे जो इलेक्ट्रोड लगा हुआ है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन भी कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है। तो वो आपके इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रॉन वो खुद भी इन्वॉल्व होता है, और वो ही जो बाहर जा रहे हैं या अंदर आ रहे हैं, पुश या पुल, तो ये जो पुश और पुल का डिफरेंस है उसी को मेजर करते हैं एज वोल्टेज अक्रॉस टाइम, एंड इट इज़ रिफर्ड एज ईईजी। बस एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, हमेशा क्रक्स कुछ ना कुछ होता है हर चीज़ का, है ना। तो इसका क्रक्स ये है कि आपकी जो इलेक्ट्रोड्स हैं उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस भी आपकी वोल्टेज में कंट्रीब्यूट कर रहा है, एंड दैट इज व्हाट इज मेजर्ड इन ईईजी। अब आते हैं कि हाउ डज ईईजी मशीन लुक्स। तो ईईजी अगर करवाने जाओगे तो आप ऐसे दिखेगा, ठीक है, ब्रेन फंक्शनिंग के लिए, या फिर अगर आप मान लो कहीं पे सिलेक्ट हो गए हो, वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट होता है, तो ब्रेन टेस्ट भी होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप लीडरशिप वाली किसी जॉब में जाओगे ना, अगर आप साइंटिस्ट बन रहे हो या कोई भी लीडरशिप वाली जॉब, कुछ भी, तो वहाँ पे आपका ईईजी टेस्ट भी होगा। क्यों? क्योंकि दे वांट टू चेक कि आपके वो एक्टिव सेंटर्स हैं, मतलब इतना आई डोंट नो इतना फॉर्मल होता है कि नहीं, बट जो आपके वो हैं ब्रोशर्स हैं, दे से कि इट शुड बी टेकन, मतलब ये टेस्ट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे पता चलता है कि आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी है या नहीं, या यू आर अ पर्सन जो हारमोनियसली काम करेंगे या नहीं करेंगे। आपने लीडर बनेंगे तो आप डोमिनेट तो नहीं करने लग जाओगे, या फिर आप लड़ने तो लग जाओगे। तो उसके लिए ईजी टेस्ट होता है, जस्ट ऐसा साइड की नॉलेज। अब आती है कि ईजी मशीन में आपके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रोड्स आपको पता है, वो बॉक्स आपको पता है, इलेक्ट्रोड माउंटेड सिलेक्टर आपको पता है, एम्पलीफायर्स पता है, फिल्टर्स हर जगह होनी है जहाँ एम्पलीफायर्स है। जहाँ पे नॉइस है, जहाँ पे भी नॉइस का चांस है वहाँ फिल्टर्स होने ही होने हैं, ठीक है। पुअर नॉइस, मतलब बहुत ज़्यादा नॉइस आता है तो आपका सिग्नल टू नॉइस रेशियो बहुत पुअर हो जाता है, तो उस टाइम पे आपको फिल्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, क्यों? आप रीडिंग कैसे करोगे? ऑसिलोस्कोप, मैंने पिछले वीडियो में भी बता दिया कि ऑसिलोस्कोप से क्या करते हैं। फिर आपके एक मॉनिटर से जुड़े होगे, ऐसे आपका ईईजी बन के आ जाएगा, राइट। तो यही हमें देखना है ना, फाइनली डॉक्टर तो यही चेक करते हैं। अब बताया कि ईईजी टाइप्स एंड रिजल्ट्स। ईईजी टाइप्स में रूटीन ईईजी, मतलब रूटीन ईईजी मतलब आपका रेगुलर टेस्टिंग हो रही है, दैट इज रिक्वायर्ड वहाँ पे ना, उसके लिए आपकी ईईजी टेस्टिंग हो रही है। और जो दूसरा है वो है आपका, मैं रूटीन ईईजी इसको बताऊंगी एम्बुलेटरी ईईजी के साथ। वैसे रूटीन ईईजी में क्या होता है कि आपके जो सिग्नल रिकॉर्डिंग होती है ना, वो विद और विदाउट वीडियो मॉनिटरिंग की जा सकती है। मतलब आपका हो सकता है सिग्नल रिकॉर्ड करें या ना करें, ठीक है। तो आपकी जो सिग्नल रिकॉर्डिंग है वो आप जब मूवमेंट कर रहे होते हो, ईईजी में क्या होता है, आपको बोल दिया जाएगा कि आपकी आपका ईईजी होना है, एंड योर टोल्ड कि आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने लग जाओ, ठीक है। नॉर्मल एक्टिविटीज़ में वही एक्टिविटी जो आप जैसे करते हो। फॉर एग्जांपल आप बोल दो सब्जी काट लो, अब आप है ना पानी पी लो, आप पानी गर्म कर लो, सब्जी बना लो, मतलब जैसे जैसे आप अपनी रूटीन के काम करते हो। ये रूटीन से आप कंफ्यूज मत होना। हम सेइंग कि जो डेली एक्टिविटीज़ है ना, नॉर्मल जो एक्टिविटीज़ करते हो आप वो करने लग जाओ। तो आप वो जब एक्टिविटीज़ कर रहे हो, अगर वो आपको वीडियो टैपिंग करते हैं, मतलब आपका वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपका ईईजी रिकॉर्ड हो रहा है, बट उस टाइम पे आपकी विद रिस्पेक्ट टू टाइम हर एक टाइम की वीडियो टैपिंग नहीं हो रही है, वो होता है आपका रूटीन ईईजी में। तो इसमें कितने इलेक्ट्रोड्स लगते हैं? अराउंड 20 इलेक्ट्रोड्स आर स्टक टू द स्कैल्प यूजिंग अ स्पेशल पेस्ट, एंड ईईजी सिग्नल्स आर रिकॉर्डेड, ठीक है। वही मतलब अगर किसी ने ईसीजी कराया होगा तो बच्चों को पता होगा कि ईसीजी में आप बहुत हल्का सा ऐसे पेस्ट निकालते हैं ना, वो लिक्विड जेल टाइप का लगाते हैं, जेल से वो वैक्यूम बन जाता है आपका, जो भी उन्हें इलेक्ट्रोड लगाना होता है ना, तो वो इलेक्ट्रोड लगाते वक्त एक जेल टाइप का लगाते हैं, उससे वैक्यूम बन जाता है, तो वो रिमूव नहीं होगा आपकी स्किन से, ठीक है। तो ऐसे ही इनके केस में भी क्या करते हैं, स्कैल्प पे ना एक ग्लू लगाते हैं, उस ग्लू से चिपका देते हैं 20 इलेक्ट्रोड्स को। रूटीन ईईजी की बात हो रही है। स्लीप ईईजी की बात हो रही है। स्लीप ईईजी तो जिसमें हम हार्ट रेट पता कर सकते हैं, एयर फ्लो, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन, लिम्ब मूवमेंट। इस जो स्लीपी ईजी होता है ना, आप लोगों ने कभी मेडिटेशन किया होगा तो आपको ये पता होगा कि कुछ डिफरेंट वेव्स होती हैं। जैसे ही आप
कॉन्शियस टू सबकॉन्शियस जंप करते हो, मतलब एक ऐसा स्टेज जहाँ पे आपके ड्रीम स्टार्ट होने लगती है और आप ड्राउजीनेस में बहुत ज़्यादा ड्राउजी फील कर रहे होते हो कि आपको नींद आ रही है। उस टाइम आपकी कोई नींद डिस्टर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि आपकी ट्रांजिशन हो रही होती है और आपको पता चलता है यू आर गोइंग इन टू दैट स्टेट। तो उस टाइम पे आप कुछ वेव्स इमिट कर रहे होते हो, आपका ब्रेन कुछ वेव्स इमिट कर रहा होता है। तो स्लीप ईईजी से वो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स का पता चलता है जो आप स्लीप ट्रांजिशंस में आपके पता चलती हैं, ठीक है, जो जो निकलती हैं वेव्स उनका पता चलता है। बाकी तो नॉर्मल चीज़ें हैं, हार्ट रेट, एयर फ्लो, रेस्पिरेशन, ऑक्सीजन सेचुरेशन, इनके लिए और मशीन्स भी हैं और मशीन से भी पता चल सकता है। बट आपकी जो डिफरेंट डिफरेंट वेव्स होती हैं, जैसे अल्फा होती है, अल्फा मुझे पता है, थीटा आप चेक कर सकते हो, गामा भी होती है शायद, ऐसी वेव्स जो पता करनी होती है वो स्लीप ईईजी से पता चलती है। अब आती है एम्बुलेटरी ईईजी। यार वीडियो बड़ी हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा सह लेते हैं, थोड़ा सा आगे तक जाते हैं। एम्बुलेटरी ईईजी, एम्बुलेटरी ईईजी में क्या होता है, हाँ, इसमें आपकी नॉर्मल एक्टिविटीज रिकॉर्ड होती है। देखिए लिखा हुआ है ना, ब्रेन एक्टिविटी थ्रू आउट द डे एंड नाइट, अ स्मॉल पोर्टेबल ईईजी रिकॉर्डर इज क्लिप्ड ऑन टू द क्लोथिंग। आपकी क्या करता जाता है ना, जो ब्रेन की एक्टिविटी है वो आप पूरा फंक्शन करते जाओ, आप अपनी दिन भर की एक्टिविटी करो, उस दिन भर की एक्टिविटीज़ में आपको ये ईईजी से पता चलता है कि आपके ब्रेन फंक्शनिंग नॉर्मल है कि नहीं नॉर्मल है। क्यों? क्योंकि आपको बोला जा रहा है कि आप अपना एक ऐसा इक्विपमेंट पहन लो जिससे कि ब्रेन एक्टिविटी कैन बी रिकॉर्डेड कॉन्टिन्यूसली एज यू गो अबाउट योर नॉर्मल एक्टिविटीज़। जैसे जैसे अपने नॉर्मल काम करने लग जा रहे हो तो उससे आपकी वो एक्टिविटी रिकॉर्ड होती रहेगी। ओके, अब आते हैं हम ईईजी रिजल्ट पे। नॉर्मल ईईजी कैसे होता है, अब नॉर्मल कैसे होता है। तो नॉर्मल ईईजी में क्या होगा, एक ब्रेन वेव पैटर्न बनेगा जिसको बोलते हैं अल्फा रिदम, शुड बी सीन व्हेन सिटिंग क्वाइटली विद आइज क्लोज्ड। हाँ, ये आपका मेडिटेशन में भी होता है, तो आपका अल्फा रिदम पता चलना चाहिए। अगर आपको वहाँ पे क्वाइट बिठा दिया है तो आपके ईईजी पैटर्निंग क्या शो करे, अल्फा रिदम शो करे। उसके बाद आता है ईईजी रिजल्ट्स आर ऑफन नॉर्मल बिकॉज रिकॉर्डिंग अ पर्सन्स ब्रेन एक्टिविटी ड्यूरिंग द टाइम इट इज़ एबनॉर्मल इज डिफ़िकल्ट। हाँ, ये थोड़ी लॉजिकल बात हो गई कि बहुत बार जो आपकी ईईजी रिजल्ट्स हैं, है ना, वो जो है बहुत एबनॉर्मली बिहेव कर रही हूँ और मेरा बिहेवियर बहुत ही गंदा सा हो गया है, मैं मारने पीटने लग जा रही हूँ और बहुत ही वॉयलेंट एक्टिविटीज़ कर रही हूँ, तो फिर आप मेरे को पकड़ के लाके कैसे मेरा ईईजी कर सकते हो, है ना, मेरे को क्वाइट कैसे करोगे वहाँ पे। तो वो बोल रहे कि जनरली अगर मैं एबनॉर्मल बिहेव कर रही हूँ तो फिर एबनॉर्मलिटी के टाइम तो आप मेरा रिकॉर्डिंग ही नहीं कर सकते ना, तो इसीलिए नॉर्मल टाइम पे करते हैं। नॉर्मल टाइम पे हो सकता है मेरा ब्रेन कुछ और पैटर्निंग शो कर रहा हो, तो उसके लिए आपको एडमिट किया जाता है, फिर सेडेटिव्स दिए जाते हैं, फिर सेडेटिव्स का इफेक्ट खत्म होने दिया जाता है, उसके बाद आपकी ईईजी हो सकती है। वहाँ पे भी चांसेस है आप फिर से वैसा ही बिहेव करो, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब आते हैं एबनॉर्मल ईईजी। तो पीपल विद एपिलेप्सी मे हैव एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटी डिटेक्टेड। हमने बता दिया था कि उन्हें सिजर्स आते हैं ना, उनको डिफरेंट डिफरेंट ऐसे इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स जो होते हैं ना, मतलब वॉलेंट्री मूवमेंट्स भी ऐसे हो जाते हैं कि वो कंट्रोल ही नहीं कर सकते। वॉलेंट्री तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते, तो एपिलेप्सी हम पता कर सकते हैं। फिर दूसरा है पीपल हु डू नॉट हैव एपिलेप्सी में ऑल्सो रिजल्ट इन एबनॉर्मल ईईजी रिजल्ट इंडिकेटिंग एनी अदर डिसऑर्डर। वो मैं आपको ब्रेन लीजन्स में बताऊंगी कि ब्रेन लीजन्स में भी देखो आप बाहर होते हैं, आपकी लीजन की वजह से इतना फर्क नहीं पड़ा है। लीजन घाव होता है, किसी घाव की वजह से, ब्रेन के किसी घाव की वजह से बहुत ज़्यादा आपकी मोटर एक्टिविटीज़ में फ़र्क नहीं आया है, आपके बिहेवियरल में नहीं आया है, तो हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आपकी ईजी पैटर्निंग में हो सकता है वो चीज़ डिटेक्ट हो जाए, तो वहाँ पे एपिलेप्सी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि सिर्फ एपिलेप्सी के लिए ही नहीं, हम बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फिर आते हैं कि ईजी के यूज़ क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है। अब भाई हम एपिलेप्सी नॉन एपिलेप्सी पहले ही बात कर लिया है, इसकी हमें बार बार बात नहीं करनी, ठीक है। टू सर्व एज एन एडजंक्ट टेस्ट ऑफ ब्रेन डेथ, ओ या हाँ, अगर ब्रेन डेथ हो जाती है, मैंने आपको ब्रेन डेथ का एक फिजियोलॉजिकल या फिर वो बोलेंगे ना कि मैनकाइंड के लिए यूज़फुल काम बताया था कि उनका हार्ट ट्रांसप्लांट हो सकता है, क्योंकि हार्ट जो है हमारे ना अलग काम करता है, मतलब इट इज़ इंडिपेंडेंट। तो ब्रेन डेथ अगर डिफाइन करनी है, बताना है, तो हम ईईजी करके देख सकते हैं, बहुत लंबे टाइम से कोमा में जो पेशेंट्स होते हैं। थर्ड इज़ टू डिटरमाइन वेदर टू यूज़ एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस, क्योंकि बहुत जल्दी आप एंटी एपिलेप्टिक भी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि जो चीज़ ब्रेन की एक्टिविटी को रिकॉर्ड कंट्रोल करती है वो आपकी बॉडी को भी कंट्रोल करती है ना, इनडायरेक्टली लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी पे जो बायो एक्यूमुलेशन होता है, आपका बॉडी पे तो एक लिविंग सिस्टम है ना, कितना ही एसीआर डिटॉक्सिफाई उसको करता जाएगा, आपकी बॉडी में खुद भी वो चीज़ें एक्यूमुलेट होती हैं। तो एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशन देने से पहले भी हम कंफर्म करके देख सकते हैं ईईजी से। अब बताए रिसर्च यूज़ कॉग्निटिव साइंस, जो भी बिहेवियरल साइंस होता है उसको पढ़ने के लिए कर सकते हैं। कॉग्निटिव साइकोलॉजी, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स, साइकोफिजियोलॉजिकल रिसर्च, मतलब बेसिकली जितनी भी ब्रेन रिलेटेड रिसर्च है उनमें हम यूज़ कर सकते हैं। अब आते हैं एडवांटेजेस क्या क्या है भाई। एडवांटेजेस है कि हार्डवेयर कॉस्ट सिग्निफिकेंटली कम है दूसरी टेक्निक से, और इसका टेम्पोरल रेजोल्यूशन अच्छा है। हमेशा आप ये याद रखना कि रेजोल्यूशन वाइज तो आपकी कोई टेक्निक
सस्टेन ही इसलिए करती है क्योंकि वो अच्छी होती है, ठीक है। माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे तब आपको अच्छा लगेगा ये, क्योंकि उसमें रेजोल्यूशन बहुत अच्छे से, मतलब माइक्रोस्कोप एक ऐसी चीज़ है ना जो आपको इस सेंस में अच्छी लगेगी क्योंकि उसमें एडवांसमेंट इतनी जल्दी जल्दी हुए कि अच्छा ठीक है 10 टाइम्स मैग्नीफाई हो रहा था 200 टाइम्स होने लग गया, अच्छा ठीक है किसी ने 250 टाइम्स कर दिया, 500 टाइम्स कर दिया, मतलब रेजोल्यूशन की जो प्रोग्रेसिवनेस है वो सबसे अच्छी माइक्रोस्कोप में दिखती है। तो वैसे याद कर लेना, ईईजी का जो टेम्पोरल रेजोल्यूशन है, ब्रेन का रेजोल्यूशन है, वो ऑन द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड्स है रेदर देन सेकेंड्स, मतलब बहुत लंबा सा टाइम नहीं लेता, बहुत छोटे टाइम की एक्टिविटीज भी रिकॉर्ड कर देता है। ब्रेन की एक्टिविटीज माइक्रो सेकेंड्स की, माइक्रो मिली सेकेंड्स की। एक्सट्रीमली नॉन इन्वेजिव, नॉन इन्वेजिव हाँ, मतलब कि वो अंदर जाके ना आपके दूसरे सेल्स में इन्वेड नहीं कर रहा, ऑल द डैमेज ये भी करता है। डैमेज ये क्या करता है कि ये वहाँ के सेल्स जो है इसको कोट कर लेते हैं, ठीक है। सेल्स कोट कर लेते हैं, तो जो सेल्स इसको कोट कर लेते हैं वो वहाँ पे उनकी डेथ हो जाती है। इस सेंस में कि अंदर जाके कुछ ऐसे कुछ खराब नहीं करी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप वो पढ़ते होगे रिप्रोडक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होती है ना, वो एंट्रेंस करा दो आप उनकी तो वो कैंसरस भी होती हैं, या अगर वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है तो वो रिलीज होता रहता है। तो ऐसे इनके केस में नहीं है, ये नॉन इन्वेजिव है इस सेंस में, लेकिन इनके आसपास जो सेल्स एक्यूमुलेट होती है ना, बेसिकली उन सेल्स की डेथ हो जाती है जो भी इलेक्ट्रोड्स के आसपास सेल्स एक्यूमुलेट होती हैं। फिर आता है ईजी साइलेंट विच अलाउज फॉर बेटर स्टडी ऑफ द रिस्पॉन्सेज टू ऑडिटरी स्टिमुलाई। साइलेंट इन द सेंस इसका अपना सिग्नल टू नॉइस रेशियो ठीक ठाक होता है, मतलब इसकी तरफ से नॉइस इतना ज़्यादा नहीं है कि अगर आप मैं कुछ सुन रही हूँ और मेरा कुछ रिस्पॉन्स आ रहा है तो ब्रेन में मेरे कुछ और रिस्पॉन्स आ रहा होगा, और पहले मेरे ब्रेन में ही रिस्पॉन्स आएगा, फिर मेरा बॉडी जो है मसल्स तक जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, और फिर मेरी मसल्स मूव करेंगे या कुछ भी होगा। फॉर एग्जाम्पल म्यूजिक कोई रिस्पॉन्स मांग लो तो पहले ब्रेन में आएगा वो रिस्पॉन्स। तो ये ऑडिटरी स्टिमुलस का रिस्पॉन्स पढ़ सकते हो आप इसकी मदद से बहुत इजीली। उसके बाद आता है ईईजी डज नॉट इन्वॉल्व एक्सपोजर टू हाई इंटेंसिटी मोर देन 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड्स। तो कौन एक्सपोज करता है भाई? ईईजी नहीं करता, तो ईईजी नहीं करता लेकिन एमआरआई करता है। एमआरआई में बहुत ज़्यादा आपके मैग्नेटिक फील्ड्स जो है, आपके जो मैग्नेट्स होते हो ना उससे आप एक्सपोज होते हो, तो वो आपके लिए हार्मफुल भी है, इसीलिए रिकरेंट एमआरआईज भी नहीं कराई जाती। अब आती कि डिसएडवांटेज क्या होती है। लो स्पैटियल रेजोल्यूशन ऑन द स्कैल्प, पहले बोलेंगे अच्छा था, आप बोलेंगे अच्छा नहीं है। स्पैटियल रेजोल्यूशन टेम्पोरल रेजोल्यूशन में डिफरेंट है। टेम्पोरल मतलब टाइम बेस्ड रेजोल्यूशन जो है वो देता है, और स्पैटियल मतलब स्पेस में विद इन दैट जोन या उस एरिया में। तो इसका स्पैटियल रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है, मतलब स्पेस वाइज इसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है पर टाइम वाइज अच्छा है। तो डिसएडवांटेज हो गई ये कि स्पेस वाइज इसका रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है। फिर आता है ईईजी डिटरमाइंस न्यूरल एक्टिविटीज दैट अकर्स बिलो द अपर लेयर्स ऑफ द ब्रेन पुअरली। मतलब ब्रेन के ऊपर वाले लेयर्स, मतलब जहाँ उसकी एक्टिविटी पेनिट्रेट नहीं होती, जहाँ का पता नहीं चल सकता, वहाँ की एक्टिविटी को पुअरली डिटरमाइन करता है नॉर्मल। ऑफन टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू कनेक्ट अ सब्जेक्ट टू ईईजी। हाँ, बहुत टाइम बेस्ड अभी बोल रहे थे रेजोल्यूशन अच्छा है, तो रेजोल्यूशन तब अच्छा है टाइम बेस्ड जब आपकी ईईजी डिवाइस वर्क करने लग जाए। ऑल्दो ये जो है टाइम बहुत ज़्यादा लेती है आपके सब्जेक्ट को ईईजी से कनेक्ट करने में। सिग्नल टू नॉइस रेशियो पुअर है, फिर से वही बात आ गई कि आपके नॉइस रेशियो का थोड़ा प्रॉब्लम है। अब आता है CSR PYQs। अब आप इस PYQ को पढ़ लो पहले 2 मिनट पॉज करके, फिर आप मुझे बताना कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, ठीक है? हो गया। तो EEG was recorded and its power spectrum analysis was done in rats with implant electrodes for a long time, ठीक है। अब ये हो गया रैट, जैसा भी है चिड़िया जैसा रैट है। अब इस रैट में जो है आपने क्या किया, इलेक्ट्रोड्स इम्प्लांट किए, ठीक है। इम्प्लांट किया, हेड पे क्या होगा, EEG पढ़ रहे हैं। द पावर ऑफ EEG वेव्स डिक्रीज 2 months आफ्टर इलेक्ट्रोड इम्प्लांटेशन। मतलब आप रैट को तो ऐसे स्टडी करते हो यार, मतलब ऐसे जानवरों पे अत्याचार हो जाता है, तो वो रैट को जो है उसको बहुत टाइम तक 2 महीने तक आप रिकॉर्ड कर रहे थे, पर उसकी जो ईईजी वेव्स है ना उनकी पावर डिक्रीज हो गई, मतलब आपको वो ईईजी वेव्स कम रिकॉर्ड होने लगा। तो इस ऑब्जर्वेशन के लिए क्या क्या चीज़ें रिस्पॉन्सिबल है बोल रहा है। पहला है द ग्लियल सेल एक्यूमुलेट सराउंडिंग एक्सपोज टिप्स ऑफ द इलेक्ट्रोड। ये मैंने आपको बता दिया था कि सेल्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं इसके आसपास। तो हाँ भाई ये तो है, मतलब ए तो ऑप्शन है आपका, तो आपको कौन सा ऑप्शन कट कर सकते हो, 3rd ऑप्शन और 4th ऑप्शन कट कर दो। फिर आता है बी डिजेनरेशन ऑफ न्यूरॉन्स आफ्टर सराउंडिंग द इलेक्ट्रोड्स टिप्स ड्यू टू मेटल आयन डिपोजिशन। ये मैंने आपको बताया था कि उसके आसपास की सेल्स की डेथ हो जाती है। मतलब ईईजी नॉन इन्वेजिव होता है लेकिन ईईजी के जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं ना उसके आसपास सेल्स एक्यूमुलेट हो जाती हैं। ग्लियल सेल्स आपको पता है नॉन न्यूरोनल होती हैं, एक आपको न्यूरोनल मिलेगी, एक नॉन न्यूरोनल। यही तो अच्छी खासी सेल्स होती हैं जो तगड़ा करती हैं आपके न्यूरॉन्स को, आपके नर्व सेल्स को, तो एक खिलाती पिलाती हैं ये सेल्स। तो ये ग्लियल सेल्स उसके आसपास एक्यूमुलेट हो जाती हैं, और प्लस उसके आसपास जो एक्यूमुलेट हुए हैं सेल्स उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। तो इसकी वजह से ना आपकी जो इसका जो रिकॉर्डिंग है वो बहुत ही पुअर आ रहा है। तो आपको ए ऑप्शन मिल गया, बी ऑप्शन मिल गया, ये तो आप ऐसे सोच
के कर सकते थे फिर, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत आपको पता भी होना चाहिए कि अच्छा उसमें सेल्स की डेथ होती है कि नहीं होती है। इस वीडियो की जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आप एक पेज पे लिखो, एक पेज से ज़्यादा के नोट्स मत बनाना, ताकि उसको आप लास्ट टाइम में देख सको, ठीक है। 4 नंबर ऐसे मिल जाने फिर। उसके बाद सी इज कोटिंग ऑफ इलेक्ट्रोड्स आर डिस्ट्रॉयड विद टाइम, नहीं अगर डिस्ट्रॉय हो जाती बिल्कुल भी नहीं आता ना, बिल्कुल भी मतलब जा ही नहीं रहता, वो बोल रहा है कि डिक्रीज हो रही है। उसके बाद डी द माइक्रो सॉकेट बिकम्स लूज टाइम, ऑल्दो ये बिकम्स लूज विद टाइम होगा, बट जो आपका माइक्रो सॉकेट है वो नहीं, ऐसा ऐसा नहीं होता है इसके केस में। जो मैंने 2 बताया वो एकदम क्लियर पता चल गया आपको, तो आपको बस उन पे ध्यान देना है। अब मेरे को आप बता दो कि इस क्वेश्चन की व्हाट डज दिस क्वेश्चन डिमांड, प्रायर नॉलेज, हाँ 5% प्रायर नॉलेज चाहिए थी, तो उस 5% के लिए आप एक पेज पे इसके नोट्स बना लो, 2x पे सुन लेना, हल्का सा रिवीजन मारते हैं कि क्या क्या पढ़ा। थोड़ी तबीयत ऐसे वैसे ही है मेरी, इसलिए मेरे को ज़्यादा बोला नहीं जा रहा। तो वाई ईईजी वॉज इंट्रोड्यूस बता दिया मैंने, क्योंकि इन्फेंट में रिसर्च करनी थी, बिहेवियरल रिसर्च करनी थी बच्चों में, छोटे बच्चों में, कि वो ऑडिटरी स्टिमुलाई को कैसा रिस्पॉन्स देते हैं। फिर आता है इंट्रोडक्शन में देखा कि ईईजी क्या होता है, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम किसको बोलते हैं, इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राफ क्या होता है। पार्ट्स ऑफ ब्रेन के साथ मैंने यूजेस ऑफ ईईजी एसोसिएट कर दिए थे ताकि दोनों याद रहें। फिर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स यूज डिफरेंट 3 टाइप के बता दी थी। फिर सोर्सेज ऑफ ईईजी एक्टिविटी वो बता दिया कि खुद के आपके न्यूरॉन्स में तो होती है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि नर्व आयन चैनल्स होते हैं, और फिर आपके स्कैल्प पे जो इलेक्ट्रोड लगा होता है वो इलेक्ट्रोड भी कंट्रीब्यूट करता है। तो हाउ ईईजी मशीन लुक्स ये बता दिया। टाइप्स ऑफ ईईजी कंफर्म हो गया कि कौन कौन से ईईजी होती है, स्लीप ईईजी की जाती है, या फिर आप वॉक कर रहे हो या नॉर्मल एक्टिविटी हो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो तो कौन सी ईईजी यूज़ करी जाती है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप की रूटीन ईईजी बताई थी। फिर दूसरी एक एम्बिगेटरी ईईजी बताई थी, वो दोनों ईईजी याद रख लेना एक बार। उसके बाद ईईजी रिजल्ट्स नॉर्मल वर्सेस अबनॉर्मल, एपिलेप्सी बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड थी तो एपिलेप्सी याद रखना। फिर यूजेस ऑफ ईईजी क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं। एडवांटेज में पता चल गई थी, अच्छा इसका जो टाइम बेस्ड रेजोल्यूशन है वो अच्छा है। डिसएडवांटेज में पता चला था कि इसका स्पैटर रेजोल्यूशन अच्छा नहीं है। सीएसआर का पीवाई क्यों देखा था कि चूहे के दिमाग में आपने माइक्रो इलेक्ट्रोड इम्पेल कर दिया, उसके बाद 2 महीने बाद जो एक्टिविटी बहुत कम आने लगी, तो उसकी वजह से आपको क्या क्या रीज़न लगते हैं। मैंने सेल्स का पहले ही बता दिया था कि जो भी आपके न्यूरॉन्स को तगड़ा बनाती हैं ग्लियल सेल्स, उन ग्लियल सेल्स में वो आसपास आके बेचारी उनकी डेथ हो जाती है, क्योंकि वो डिपॉजिट हो जाती है इलेक्ट्रोड्स के आसपास। उनका बेसिकली ना इंस्टिंक्टिव एक्शन है, आपके सेल्स का भी उनका है कि उनको न्यूरॉन्स को बचाना है, तो वो खुद आके शहीद हो गई। उसके बाद आता है हाउ इम्पॉर्टेंट इज़ ईईजी एज अ टॉपिक। इतना भी नहीं यार, मैं बोलूँगी 5 से 10%, बट अगेन जिस बच्चे को रैंक लानी है, कोई निकालना ही है पेपर, उसके लिए हर चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो ऑब्वियसली वो चीज़ें तो पढ़नी है जो आपके 20% सिलेबस 80% को कंट्रीब्यूट कर रहा है। बट अगर कहीं से मिल रही है इन्फॉर्मेशन तो आप ले लो, आप एक पेज पे इसका सारा नोट करो। जो चीज़ें मुझसे समझ नहीं आई वो थोड़ा बहुत गूगल कर लेना, अदरवाइज़ मुझे डीएम कर देना। जहाँ ढूंढना है इंस्टाग्राम पे आप मुझे ढूंढ ही सकते हो, मेल कर देना या फिर कोरा पे ढूंढ के वहाँ पे मैसेज कर देना, ठीक है। थैंक यू। और मैं लीजन एंड स्टिमुलेशन ऑफ ब्रेन रिकॉर्ड करती हूँ, मुझे इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी जल्दी खत्म करनी है, क्योंकि इसके बाद मेरा थोड़ा सा फेवरेट चीज़ आएगा, टेक्निक से क्वेश्चन लगाते हैं, देखते हैं कि क्या भाई उसमें क्या मुसीबत थी, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर। अच्छी तबीयत का ध्यान रखना, क्योंकि इस टाइम पे बीमार पड़ोगे तो अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट।